तो चलिए आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की उन जीवन रेखाओं के बारे में। मतलब वो नसें जो पूरे देश को चलाती हैं। ये वो नेटवर्क्स हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे आपके पास सामान कैसे पहुंचता है, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और दुनिया के साथ भारत का रिश्ता कैसा बनता है। आइए इस पूरे सिस्टम को अंदर से समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि असम की चाय मुंबई के किसी कैफे तक पहुंचती कैसे है, या दिल्ली में बैठे बैठे एक क्लिक करते ही पैसा बेंगलोर कैसे पहुंच जाता है? ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ नेटवर्क्स में। एक ऐसा जाल जो हर पल हर दिन पूरे भारत को एक धागे में पिरोए रखता है। और इस जाल की, इस वेब की सबसे बुनियादी चीज है मूवमेंट, मतलब सफर। देखिए, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और हाँ, पाइपलाइन भी। ये वो 5 मुख्य रास्ते हैं, अर्थव्यवस्था की धमनियां कह सकते हैं इन्हें, जो देश के कोने कोने तक सामान और लोगों को पहुंचाकर इसे रफ्तार देते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम पहले अर्थव्यवस्था की इन जीवन रेखाओं को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन कैसे देश को गति देता है, कम्युनिकेशन कैसे देश को जोड़ता है और आखिर में ट्रेड यानी व्यापार कैसे भारत को दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परिवहन। ये वो फिजिकल फाउंडेशन है, वो बुनियाद है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था असल में टिकी होती है। मतलब लोगों और सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और परिवहन में सबसे पहले आती हैं सड़कें। इन्हें हम देश की केशिकाओं, मतलब कैपिलरीज की तरह समझ सकते हैं। ये वो सबसे बारीक और फैला हुआ नेटवर्क है जो हर छोटे से छोटे गांव को बड़े से बड़े शहर से जोड़ता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और आज़ादी के बाद से भारत में सड़कों का जो जाल बिछा है वो वाकई में कमाल का है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1950-51 में हमारे पास करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें थीं और 2006-7 तक ये आंकड़ा बढ़कर 33 लाख किलोमीटर हो गया। मतलब जबरदस्त ग्रोथ। ये अपने आप में विकास की एक पूरी कहानी है। और इस विशाल रोड नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है नेशनल हाईवेज। आप सबने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये वही प्रोजेक्ट है जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये सड़कें असल में अर्थव्यवस्था की मेन आर्टरीज हैं जो व्यापार और सफर को सुपरफास्ट बनाती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये जो विकास है वो पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ है। ये आंकड़े एक तरह से 2 भारत की कहानी बताते हैं। देखिए, एक तरफ दिल्ली है जहां हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 17,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कें हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जैसे इलाके हैं जहां ये आंकड़ा सिर्फ 102 किलोमीटर है। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। अच्छा, सड़कों के बाद अब आते हैं भारतीय रेलवे पर, जिन्हें हम कॉमर्स की यानी कि व्यापार की मुख्य धमनियां कह सकते हैं। जब बात भारी सामान ढोने की हो या फिर लंबी दूरी के सफर की, तो आज भी इंडियन रेलवेज ही देश की असली जीवन रेखा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। ये जो घना रेल मैप दिख रहा है, ये सिर्फ पटरियां नहीं हैं, ये वो रास्ते हैं जो करोड़ों लोगों को तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाते हैं और तैयार माल को बाजारों तक लाते हैं। मतलब ये पूरे देश की सप्लाई चेन को चलाता है, जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जरा रेलवे की बनावट को समझते हैं। यहाँ 3 तरह की पटरियां होती हैं, जिन्हें गेज कहते हैं। सबसे जरूरी है ब्रॉड गेज, जो लगभग 74% है। देश का ज्यादातर बोझ यही उठाती है। बाकी जो मीटर गेज और नैरो गेज हैं, वो अक्सर पहाड़ी या दूर दराज के खूबसूरत इलाकों तक हमें ले जाती हैं। अच्छा, सड़क और रेल तो हमें दिखते हैं, पर कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी हैं जो नजर नहीं आते पर हैं बहुत जरूरी, जैसे कि पाइपलाइनें। जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैली ये पाइपलाइनें हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक कच्चा तेल और गैस पहुंचाती हैं। और फिर है जलमार्ग, हमारी नदियां और नहरें, जो ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता और इको फ्रेंडली जरिया है। और आखिर में बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, एक्सप्रेस लेन्स की, यानी एयरवेज और सीपोर्ट्स। ये न सिर्फ लोगों के लिए सफ़र का सबसे तेज़ जरिया है, बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेड के वो बड़े बड़े दरवाजे हैं जो भारत को सीधे पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हुई सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात।
लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ चीजों का चलना ही काफी नहीं है ना? जानकारी का, इंफॉर्मेशन का चलना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है अर्थव्यवस्था के नर्वस सिस्टम की, यानी हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। जरा सोच कर देखिए, एक जमाना था जब किसी दूसरे शहर में एक छोटा सा संदेश पहुंचाने में भी कई दिन, यहाँ तक कि हफ्ते लग जाते थे। सब कुछ संदेश वाहकों पर निर्भर था। कोई गारंटी नहीं थी कि बात पहुंचेगी भी या नहीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन के मामले में हमने कितनी लंबी और कितनी तेज छलांग लगाई है। और आज की हकीकत देखिए, इंडियन पोस्टल सर्विस से लेकर टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, अखबार, हमारी उंगलियों पर जुड़ने के अनगिनत तरीके हैं। इन सभी चीजों ने मिलकर हमारे बात करने, काम करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके में एक क्रांति ला दी है। तो जब देश के अंदर सामान और जानकारी इतनी तेजी से घूम सकते हैं, तो जाहिर है अगला कदम क्या होगा? दुनिया के साथ जुड़ना। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, ट्रेड, यानी भारत का वैश्विक आदान प्रदान। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड के दो सीधे साधे पहलू हैं। एक है इंपोर्ट, यानी जब हम कोई सामान विदेश से अपने देश में लाते हैं, और दूसरा है एक्सपोर्ट, यानी जब हम अपने देश का सामान दूसरे देशों में भेजते हैं। बस यही लेन देन किसी भी देश को ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है। ये टेबल पिछले कुछ दशकों में भारत के विदेशी व्यापार की कहानी कहती है। जरा देखिए, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों में जबरदस्त उछाल आया है। 1991-92 में जो व्यापार हजारों करोड़ रुपए में था, वो 2007-8 तक लाखों करोड़ रुपए में पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है ट्रेड बैलेंस। ये लगातार नेगेटिव में बढ़ा है, जिसका मतलब है कि हमारा आयात हमारे निर्यात से ज्यादा रहा है। और ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ इंपोर्ट्स का बार एक्सपोर्ट्स की बार से कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया है। इसी को हम कहते हैं व्यापार घाटा, द वाइडनिंग ट्रेड गैप। तो ये नेटवर्क्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के लगातार बड़े हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं और ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे ये और भी घने और तेज होते जाएंगे, आने वाले दशक में भारत के लिए कौन से नए अवसर पैदा होंगे और कौन सी नई चुनौतियां सामने आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा और जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।